हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जब आती हैं तभी ये कह देती हैं कि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज मैं आपको दूंगी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक वाकई में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टू टाइप्स ऑफ टैपेटम यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन एंजियोस्पर्म, और इसको पूछा गया है 2010 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तीसरा क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन इज मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टैपेटम। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज फाउंड इन एंथर, एम्ब्रियोसैक, एंडोस्पर्म या ऑल ऑफ दीज। तो अब आप ये देखो कि इससे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट फंक्शन ऑफ टैपेटम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फंक्शन ऑफ टैपेटम इज, आप इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीएस ऑफ एंथर, यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। और फिर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आईएफएस में भी इसको पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टैपेटम और रोल ऑफ एंथर टैपेटम। तो अब यहाँ पर मैं जो बात आपसे बार बार कहती हूँ कि जो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि इस टॉपिक को पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको करके जाना तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार लेक्चर। अगले 15 मिनट मुझे दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 15 मिनट बाद आपको पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहाँ कहाँ क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ क्या लिखना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बच्चों देखो, जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में हम 4 वर्ल्स की बात करते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है। अब जो ये येलो कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? स्टेमन। और स्टेमन मिलकर के क्या वर्ल बनाते हैं? एंड्रोशियम बनाते हैं। ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि एंड्रोशियम की सिंगल जो यूनिट है वो कहलाती है स्टेमन। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टेमन में एक तो बच्चों मिलती है आपको एंथर लोब। ये जो आपको दिख रही है येलो कलर के, ये क्या है बेटा? ये है एंथर लोब। और ये जो आपको बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, मैं इसको इरेज करती हूँ, अब बताती हूँ। अब ये जो बीच में रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर क्या है? कनेक्टिव है। ठीक। और नीचे ये जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फिलामेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि स्टेमन जो है 3 स्ट्रक्चर से कंसिस्ट हो रहा है। एक तो एंथर, दूसरा उन एंथर लोब्स को जोड़ने वाला टिश्यू जिसको हम कनेक्टिव कह रहे हैं, और तीसरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, फिर इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं। ठीक। अब ये नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि जो एंजियोस्पर्म में हमेशा आपको डायथिकस कंडीशन मिलती है। डायथिकस इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेमन है उसमें 2 लोब है, एक ये लोब और ये दूसरी लोब। तो 2 लोब्स अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायथिकस। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे यानी टीएस लेंगे, तब आपको एक एंथर लोब में 2 स्पोरेंजिया मिलेंगी। यानी अगर इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो आपको 2 स्पोरेंजिया यहाँ पे मिलेंगी और 2 स्पोरेंजिया आपको यहाँ मिलेंगी। यानी टोटल 4 स्पोरेंजिया मिल रही है। इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। लेकिन एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, यहां पर भी हैं। 2 आपको नाम याद रखने होंगे, एक तो मोरिंगा का और एक मालवेसी जिसमें आता है गुड़हल। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोथेकस। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको यहाँ पर केवल एक ही एंथर लोब दिखेगी इस तरीके से, और इस एक एंथर लोब होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन मिलेगी, यानी टेट्रा स्पोरेंजिएट ना मिलके बाइस्पोरेंजिएट मिलेगी। किसमें? मोरिंगा में और मालवेसी के मेंबर्स में। और इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोथेकस कंडीशन। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म शोज मोनोथेकस कंडीशन। तो आपको किस पे टिक करना होगा? मालवेसी पर।
प्लांट का नाम अगर पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना होगा मोरिंगा का, जिसमें आपको मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर आपको सिंपल पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म में स्टेमन किस तरह के होते हैं, तो आपका जवाब होगा डायथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे मूव करते हैं बच्चों। जब हम इसका सेक्शन लेंगे, किसका, यानी कि ये जो एंथर आपको दिख रहे हैं, ये दो लोब्स दिख रही हैं, जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, टीएस कह रही हूं यानी ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एंथर होता है उसमें कौन कौन सी वॉल लेयर्स मिलती हैं। तो आपको चारों वॉल लेयर्स के नाम सीक्वेंशियली याद होने चाहिए। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम एंडोथीशियम, फिर आपको 3 से 5 मिडिल लेयर मिलेंगी और इनर मोस्ट लेयर मिलेगी टेपिटम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है जिस पर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अब देखो, हर लेयर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। जो बच्चों एपिडर्मिस है, जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, बिल्कुल जो सबसे बाहर वाली जो लेयर दिख रही है, ये बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है बेटा? एपिडर्मिस कहलाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एपिडर्मिस जो है वो फ्लैट एंड सेल की, अगर मैंने फ्लैट कह दिया तो यानी मैं इस तरह की सेल की बात कर रही हूँ, ये वाली सेल, ये फ्लैट सेल की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, अगर मैं जहां पर भी फ्लैट बोलूं तो उसका मतलब समझ लेना, इमेज बना लेना माइंड में कि इस तरह की सेल की मैम बात कर रही हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है बच्चों, वो स्ट्रेच्ड होती है और फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है, सिंगल लेयर होती है और काम होता है इसका प्रोटेक्शन। लेकिन हमारा आंसर जब एनरिच होता है जब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा सही चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। और वो एक्स्ट्रा और सही चीज़ें क्या हैं कि कुछ प्लांट्स जैसे कि एलेंजियम, उसमें एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा भी मिलेंगे। समझ में आ गई बात? आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है, फ्लैटेंड सेल्स की बनी हुई है, काम हो गया प्रोटेक्शन, और स्टोमेटा किस में मिलेंगे? एलेंजियम प्लांट में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोथीशियम की। अब मैं वापस डायग्राम पर आती हूँ। अब इसमें जो आपको पिंक कलर की लेयर दिख रही है, यानी ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये पिंक वाली जो लेयर है, ये क्या है बेटा? ये एंडोथीशियम है। ये भी क्या होती है बेटा? ये सिंगल लेयर होती है, लेकिन कॉक्सीनिया इंडिका प्लांट में ये डबल लेयर होती है, 2 लेयर्स की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी जो सेल्स होती हैं एंडोथीशियम की, वो इस तरीके की होती है, ये इस तरीके की। ये देखो, मैं और बना के बताती हूँ, ये इस तरीके की सेल्स होती हैं। अगर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ सेल को, तो इसका मतलब है ये सेल्स कैसी हैं? रेडियली इलोंगेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये एक ऐसी लेयर है जिसमें आपको फाइब्रस थिकनिंग मिलेगी। फाइब्रस थिकनिंग का मतलब हुआ इस तरीके, यानी ये जो लेयर है इसमें यहाँ पे कुछ यू शेप बैंड, आप देखिए इस डायग्राम में दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर से जो बन रहे हैं, ये क्या है बेटा? यू शेप बैंड्स होते हैं। ये यू शेप बैंड किस चीज के होते हैं? ये यू शेप बैंड होते हैं सेल्यूलोज के। एक तो होते हैं सेल्यूलोज के, और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है? साथ ही साथ प्रेजेंट होता है लिग्निन। लिग्निन अब उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से बच्चों ये होता है कि सेलुलोज और लिग्निन की वजह से क्या हो जाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो जाते हैं। सेलुलोज वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ज्यादा अमाउंट में तो सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जब ये बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इसकी नेचर है इन बैंड्स की कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एंथर का जो डाइसेंस है वो इजीली हो जाएगा, और एंथर का डाइसेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से पॉलन ग्रेन आसानी से रिलीज हो सकते हैं। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है कि एंडोथीशियम का क्या काम है। तो एंडोथीशियम हेल्प करेगी एंथर के डाइसेंस में। क्यों करेगी? क्योंकि इसमें फाइब्रस बैंड बने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि ये फाइब्रस बैंड किसके बने होते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा सेलुलोज और लिग्निन के। किस शेप के होते हैं? तो होगा यू शेप बैंड होते हैं। अब कुछ नाम आपको और याद करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोमोर्डिका चेरेंशिया। यहाँ पर जो बैंड होते हैं बच्चों, वो होते हैं ओवरलैपिंग एंड स्पाइरल। ये इस तरीके के स्पाइरल आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये ऐसे स्पाइरल स्पाइरल इस तरह के बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? मोमोर्डिका चेरेंशिया में। समझ में आ गई बात? तो ये हमने बात करी एंडोथीशियम की। एंडोथीशियम के बारे में फिर ब्रीफ करती हूँ कि क्या लिखेंगे। एपिडर्मिस से अंदर की लेयर होगी, नॉर्मली सिंगल लेयर होती है, लेकिन कॉक्सीनिया इंडिका में 2 लेयर की होती है। रेडियली एलोंगेटेड सेल, यानी कि इस तरह की सेल होंगी। दूसरी बात, बैंड्स फाइब्रस बैंड्स होंगे, और वो फाइब्रस बैंड यू शेप या फिर ओवरलैपिंग स्पाइरल होते हैं। ओवरलैपिंग स्पाइरल में आपको इसका मेमोर्डिका चेरेंशिया का और मेलोथ्रिया का नाम देना होगा। समझ में आ गई बात?
उसके बाद हम मूव करते हैं एंडोथीशियम के फंक्शन पर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है और एंथर के डाइसेल्स में हेल्प करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी आपको बताया कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है एंडोथीशियम जो होती है, ठीक है। और क्यों होती है ये भी आपको बता दिया, क्योंकि फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, एक तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के नाम और कुछ मेंबर हाइड्रोकेरेटेसी फैमिली के। अब आप समझो कि इसमें एंडोथीशियम करेगी क्या। एंडोथीशियम कर रही है वाटर का एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन। अब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं बच्चों, वो फ्लावर तो कभी ओपन ही नहीं होते, तो उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाता है, तो उसमें ज़रूरत ही कहाँ हुई फाइब्रस बैंड की, उसमें ज़रूरत ही कहाँ हुई। तो इसीलिए क्लिस्टोगैमस फॉर्म में फाइब्रस बैंड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोकेरेटेसी फैमिली जो है, हाइड्रो वर्ड आ गया, इसका मतलब पानी से कहीं ना कुछ एसोसिएशन है। अब आपने हाइड्रिला प्लांट का नाम सुना होगा, आपने नाजास प्लांट का नाम सुना होगा, NAJAS। तो ये जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चूंकि ये पानी में मिल रहे हैं तो इनको भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इनमें भी क्या फाइब्रस बैंड एब्सेंट होंगे। बच्चों एक चीज और समझो, यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखना कि जो ओवरलैपिंग स्पाइरल्स थे ये मिलेंगे आपको मेलोथ्रिया में, और ट्रांसवर्स बैंड जो मिलेंगे वो मोमोडिका में मिलेंगे। मैं गलती से बोल गई थी, सॉरी फॉर दैट। ओवरलैपिंग स्पाइरल्स मेलोथ्रिया में और ट्रांसवर्स बैंड मोमोडिका कैरेंशिया में मिलेंगे। बाकी और सब में आपको यू शेप बैंड मिलेंगे। ये फाइब्रस बैंड की बात हो रही है। तो ये सब कुछ आपको लिखना होगा किसमें, एंडोथीशियम में, जो सेकंड लेयर होगी एपिडर्मिस के जस्ट बाद होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है बच्चों वो 1 to 3 लेयर्स होती है, एंडोथीशियम के जस्ट बाद होती है। इसकी सेल्स भी, अगर मैं अब ये वाली शेप ड्रॉ कर रही हूँ तो अब आप बहुत आसानी से कह दोगे कि ये शेप क्या है, ये शेप फ्लैट है। तो यानी ये फ्लैट होती हैं और ये स्टार्च का स्टोरेज करने का काम करती हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेयर है वो है टैपेटम, इसको हम स्टार बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या क्या आता है वो समझो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज नोन एज, तो आपका आंसर क्या होगा, टैपेटम। दूसरी बात, ये सिंगल लेयर होती है और किसके चारों तरफ होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आप देखो जो ग्रीन कलर के मार्कर से बन रही है, वो ग्रीन कलर की जो लेयर है वो लेयर क्या है, वो लेयर टैपेटम है, ठीक। दूसरी बात, जो येलो कलर का, ग्रीन के अंदर जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि टैपेटम किसको सराउंड कर रही है, टैपेटम इस स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड कर रही है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होते हैं। अब होता यह है बच्चों कि जो टैपेटम है इसमें थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि राइबोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रोयोबिस्ट बॉडी है उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डिक्टियोसोम, यूबिस्ट बॉडी, राइबोसोम, उसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एप्पल में रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, एनीमोन में पर्पल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो लेयर है, ये जो ग्रीन कलर के आपको पूरा ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टैपेटम की वो सेल्स जो किसकी तरफ है, पेराइटल लेयर्स की तरफ है, पेराइटल लेयर की तरफ है। एक बार यहाँ ये वाली सेल्स देखो, मैं इस पर रेड कलर से बना रही हूँ, ये वाली, ये देखो, ये सेल्स किसकी तरफ है, पेराइटल लेयर की तरफ है। तो वो सेल्स जो पेराइटल लेयर की तरफ होंगी उन सेल्स को हम कह देंगे टैपेटम की, उन सेल्स को हम कह देंगे पी टैपेटम। और वो अब ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो सेल्स इधर की तरफ है, कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव हो रही है, उस सेल्स को हम कह देंगे सी टैपेटम। तो यानी टैपेटम कैसी हुई, डाइमॉर्फिक इन नेचर हुई। यानी टैपेटम जो है वो दो तरह की सेल्स से कंसिस्ट हो रही है। वो सेल्स टैपेटम की जो पैराइटल लेयर से डिराइव हो रही है, पैराइटल लेयर की सेल से बन रही है, उसे हम पी टैपेटम कहेंगे। वो सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव हो रही है उसको हम सी टैपेटम कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब हम आगे मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये हमने टैपेटम में जो सेल्स हैं उनके बारे में बताया है।
क्वेश्चन अगर ये आता है कि टैपेटम कितनी तरह की होती है, तो मैंने अक्सर देखा है बच्चे जल्दबाजी में लिख देते हैं सी टैपेटम और पी टैपेटम। वहां पर आपको ये नहीं लिखना, आपको टैपेटम के टाइप बताने हैं। ये क्या था, सी टैपेटम और पी टैपेटम, तो क्या था कि ये टैपेटम की सेल्स जो हैं, वो सेल्स जो पैराइटल लेयर्स की तरफ है, वो पैराइटल लेयर से डिराइव हो रही है, उसको हम पी टैपेटम, जो कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव हो रही है उसको सी टैपेटम कह रहे हैं। तो ये विद इन द टैपेटम बात हो रही है। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ टैपेटम की बात करेंगे, तो वहां पे टैपेटम दो तरह की होती है। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर। दो तरह की टैपेटम होती है, एक अमीबॉइड टैपेटम और दूसरी प्लाज्मोडियल टैपेटम। अमीबॉइड टैपेटम वो टैपेटम होती है, यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम, ये एक ओरिजिनल डायग्राम है। टैपेटम अगर इसकी सेल्स इंटैक्ट रहती हैं और केवल सिक्रीट करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं? यूबिस्ट बॉडी सिक्रीट करती हैं, कुछ और साइटोप्लाज्म सिक्रीट करती हैं, तो वो टैपेटम कहलाएगी सिक्रीटरी। लेकिन अगर ये टैपेटम, इसकी वॉल डिकम्पोज हो जाती है, इसकी वॉल रप्चर हो जाती है, इसकी वॉल फट जाती है और सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, तो इस तरह, और वो आपस में फ्यूज हो जाता है, तो इस तरह की टैपेटम कहलाती है अमीबॉइड टैपेटम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टैपेटम कितनी तरह की है, तो दो तरह की है, पहला अमीबॉइड, दूसरा सिक्रीटरी। अमीबॉइड टैपेटम वो टैपेटम जिसकी इनर टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से सारा का सारा कंटेंट जो है वो कहाँ आ जाएगा? एंथर कैविटी में आ जाएगा, तो वो कहलाएगी अमीबॉइड, जो मिलती है टाइफा में और मोनोकॉट्स में। और अगर वो टैपेटम इंटैक्ट रहती है, कब तक इंटैक्ट रहती है? जब तक कि पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो जाते, तो वो टैपेटम कहलाती है सिक्रीटरी टैपेटम। अब जो ये सिक्रीटरी टैपेटम, जिसको आप ग्लैन्युलर टैपेटम भी कह रहे हैं, वो परमानेंट नेचर की हुई, जबकि जो अमीबॉइड टैपेटम थी वो टेम्परेरी नेचर की हुई। इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, प्रोयूबिश बॉडीज और डिक्टियोसोम ज्यादा पाए जाते हैं। अब आगे मूव करते हैं। फाइनली हम बात करेंगे कि इस टैपेटम का फंक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था बीच में, जो मैंने आपको येलो कलर का बताया था, स्पोरोजिनस टिश्यू, वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है कि या तो डायरेक्टली या फिर आफ्टर माइटोसिस कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? SMC, यानी स्पोर मदर सेल में। और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, जिससे क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे। तो अब ये जो स्पोर है वो कौन से स्पोर होंगे? माइक्रोस्पोर, जिसको कि हम पोलन ग्रेन भी नाम देते हैं। तो ये टैपेटम बच्चों, इसका मेन जो फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन पोलन ग्रेन्स की वॉल का फॉर्मेशन भी कौन करता है, कौन कंट्रीब्यूट करता है इसके वॉल के फॉर्मेशन में? टैपेटम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपने देखा होगा कई पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू, जिनमें इंसेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। तो इंसेक्ट, उन इंसेक्ट की बॉडी पर वो पोलन ग्रेन चिपक जाएं, इसके लिए क्या होता है कि उन पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ येलो कलर का एक ऑयली स्टिकी सब्सटेंस जम जाता है। ये मैं बना के बताती हूँ आपको। ये येलो कलर का, यहाँ पे ये नहीं, हाँ, येलो कलर का एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पोलन किट। ये पोलन किट इंसेक्ट के थ्रू, जिनमें पॉलिनेशन होता है, उनमें मिलता है, तो ये पोलन किट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो ये माइक्रोस्पोर होते हैं ना बच्चों, ये टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं और ये आपस में जुड़े रहते हैं कैलोस एक सब्सटेंस की वजह से। तो टैपेटम में बनता है एक एंजाइम, कैलेज एंजाइम, जो क्या करता है? इन माइक्रोस्पोर को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करेगा। तो ये कैलेज एंजाइम भी टैपेटम में बना। तो इस तरह से टैपेटम के बहुत सारे काम हो गए। सबसे पहली बात, डेवलपमेंट ऑफ पोलन। दूसरा, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देना। तीसरा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैलेज एंजाइम इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर। पोलन वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पोलन किट में हेल्प करता है फॉर्मेशन में, और लास्ट में आता है पोलन एनर्जी और हे फीवर भी किसकी वजह से होता है? पोलन ग्रेन्स की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कि अप्रैल, अभी समर का सीजन चल रहा है, तो नीम के फूल आते हैं। कई लोगों को नीम के फूल से एलर्जी होती है या किसी और फ्लावर से एलर्जी होती है। तो वो एलर्जी किसकी वजह से होती है? पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है। तो उस पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो होते हैं
उस प्रोटीन की वजह से वो एलर्जी होती है। तो ये प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसिस होते हैं? ये इस टैपेटम में सिंथेसिस होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टैपेटम उन पोलन एलर्जी और हे फीवर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। हे फीवर वो जिसमें कि बहुत ज़्यादा एकदम रनी नोज हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, बहुत छींकें आती हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं हे फीवर के। तो इस तरीके से टैपेटम के ये सारे फंक्शंस को आप अच्छे से लर्न करेंगे। टैपेटम के डायग्राम को कई बार केवल डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। जो टीएस ऑफ एंथर है वो सब आप अच्छे से करेंगे और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा बच्चों, उस अगले वीडियो में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। वो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे और मतलब मैं ये चाह रही थी कि आप लोग ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी भी साथ में ही इन टॉपिक्स के वो अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो वो चीज़ें भी आपकी कवर होती जाएँ, है ना? तो इसीलिए अगला जो वीडियो आएगा बच्चों, वो इसी टॉपिक के एमसीक्यू को लेकर आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।